हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण जो है शर्करा और शर्कराएँ आती हैं और शर्करा को हम लोग पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। तो शर्करा के बारे में कल हम लोग अध्ययन कर लिए थे कि शर्करा जो है दो प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में वो होते हैं कि जो केवल जलभ घटित नहीं होती, सरलतम कार्बोहाइड्रेट के अलग होते हैं। तो उनका फॉर्मूला ये होता है CnH2n होगा होल n बराबर 1 2 3 एक्सेट्रा। अब यहाँ हम देखेंगे मोनोसेकेराइड दो प्रकार की होती है, एल्डोज और कीटोज। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और आज हमें पढ़ना था ओलिगोसेकेराइड। तो ये स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलेय क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं। इनके जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड के अणुओं की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के। इसमें सबसे पहला है डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड इसे कहेंगे कीवी कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 अणु दे देंगे, उन्हें हम डाइसेकेराइड, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि, ये सभी क्या है डाइसेकेराइड। तो फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल C12H22O11 प्लस H2 का हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेगा, मतलब मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्राप्त हुए। यहाँ देखते हैं ट्राइसेकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 3 अणु देते हैं, उन्हें हम ट्राइसेकेराइड कहते हैं, जैसे रेफिनोज। तो यहाँ देखिए रेफिनोज अपघटित होकर के 3 मोनोसेकेराइड के अणु दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं टेट्रासेकेराइड। एक कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 4 अणु देते हैं, उन्हें टेट्रासेकेराइड, जैसे स्टेचियोज। स्टेचियोज का फार्मूला होता है C24H42O21 3H2 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 4 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के हमें प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं शर्कराएँ या पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। तो ये स्वाद में मीठे, ये स्वादहीन होते हैं, मतलब स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, गलत। अक्रिस्टलीय ठोस तथा जल में अविलेय होते हैं। ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला समपॉलीसेकेराइड, जिसे हम इंग्लिश में होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, और दूसरा विषमपॉलीसेकेराइड, इसे हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो देखिए समपॉलीसेकेराइड का अर्थ ये है कि जब वो जल अपघटित उनका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देंगे, तो उन्हें हम समपॉलीसेकेराइड कहेंगे। और जब विषम प्रकार के एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड ना देकर कई प्रकार के देंगे तो उन्हें विषमपॉली। तो यहाँ देखिए C6H10O5 NH2O हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमने N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की प्राप्त किए। तो यहाँ जो ये है ये स्टार्च का फार्मूला है। स्टार्च का अम्लीय माध्यम में हमने जली विलयन में अपघटन कराएं तो ग्लूकोज के कई अणु हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ देखते हैं विषम पॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। वे पॉलीसेकेराइड जो अपघटित होकर तो या 2 से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं, उन्हें हम विषम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जैसे इनुलिन। इनुलिन का जब अम्लीय माध्यम में हम जल अपघटन कराते हैं तो फ्रक्टोज के साथ थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज भी प्राप्त होता है। हम यहाँ एक नया टॉपिक देखते हैं डीएल विन्यास, जिसे हम इंग्लिश में डीएल कन्फिग्रेशन कहते हैं। डीएल कन्फिग्रेशन कहते हैं तो देखिए डी को आप यहाँ राइट समझिए, एल को लेफ्ट। जो कन्फिग्रेशन होता है मतलब राइट और लेफ्ट कन्फिग्रेशन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड इस सरलतम मोनोसेकेराइड को लिया है। इसका नाम एल्ड्रोट्राइयोज होता है, जिससे इसमें केरलिटी होती है। मतलब केरलिटी मतलब कोई भी ऐसा है कि इसमें कार्बन पाया जाता है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं तथा ये प्रकाशिक समावयता को देता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। इसके 2 प्रकाशिक समावयी होते हैं। अब प्रकाशिक समावयी क्या होते हैं देखते हैं। वे प्रकाशिक समावयी जिसके असममित कार्बन परमाणु से जुड़ा OH दाईं ओर होता है उसे हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, वही मतलब राइट साइड, और तथा जिसमें असममित कार्बन परमाणु से जुड़ा OH ग्रुप बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड होता है उसे हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। तो यही एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया है, देखिए CHO H इधर है और OH आप देख रहे हैं दाहिने साइड और CH2OH, तो इसे हम डी विन्यास या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जब यही OH लेफ्ट साइड में है मतलब हमारे बाएं हाथ की साइड है तो उसे हम एल विन्यास या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यह ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये फार्मूला है CHO CHOH CH2OH। अब यहाँ देखते हैं वे मोनोसेकेराइड जिनमें CO या CHO समूह CHO से दूरस्थ असममित मतलब दूर, ये तो काफ़ी पास में हमने देखा कि ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ऐसे भी कार्बन होते हैं जिसे CHO से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान होता है, मतलब इन्हीं के समान होता है। तो वह मोनोसेकेराइड डी विन्यास को प्रदर्शित करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। तथा जिसमें दूरस्थ असममित कार्बन परमाणु का विन्यास एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान होता है तो वह मोनोसेकेराइड एल विन्यास को प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपने डी में देखा उस तरह से एल में भी अगर ऐसा होता है तो उसे हम एल विन्यास को
रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तब देखिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज की खुली श्रृंखला आप देख रहे हैं बिल्कुल ओपन। तो यहाँ देखिए CHO, CH OH, फिर C पहले OH इधर है, फिर H इधर, फिर COH इधर और EH इधर। लेकिन ये कार्बन जो है COH और H, ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है। इसी कार्बन को इंडिकेट किया जिसकी वजह से इसकी संरचना क्या हुई है, डी ग्लूकोज, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड की समान है, डी विन्यास की। अब इधर देखिए CHO H OH C के, फिर C इधर OH और AH इधर, और फिर इस कार्बन OH और AH, और फिर इधर इसमें का ये हाइड्रोजन है, इसको हमने ऑक्सीजन किया, इसलिए हमने इसको थोड़ा सही करने की कोशिश की। और ये OH और CH2OH, तो मतलब इसमें OH क्या है लेफ्ट साइड में और इसमें OH राइट साइड में, तो इसकी वजह से इसका नाम एल ग्लूकोज होगा। अब यहाँ इसी तरह फ्रक्टोज भी नहीं थी, क्योंकि फ्रक्टोज में हमने बताया था कीटोन ग्रुप रिप्रेजेंट करता है और ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, तो CH2OH CHOH इधर, और फिर इसमें COH इधर, इसमें COH इधर, और ये C इधर, और इसमें CH2OH। तो ये जो कार्बन, ये कायरल कार्बन है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी विन्यास होगा। तो यहाँ डी फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और ये लेफ्ट साइड में है तो एल फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से हमने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज की हमने खुली श्रृंखला स्ट्रक्चर डीएल विन्यास के आधार पर हमने देखी। तो आज यहीं तक। इसके आगे हम लोग कल डी ग्लूकोज के बारे में अध्ययन करेंगे, ग्लूकोज करने की विधि, प्रयोगशाला विधि और उनके व्यापारिक विधि और उनके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे।